हो रहा है। चलो आज हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, ठीक है। अब देखो गवर्नमेंट बजट में क्या क्या हम इंक्लूड करते हैं, उसके आइटम्स कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे इसको दो पार्ट में। एक होगा रेवेन्यू बजट और दूसरा होगा कैपिटल बजट, ठीक है। रेवेन्यू बजट क्या है, तो ये एक एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट है ना, ऑफ रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी रेवेन्यू बजट में वो सारी चीजें हम लिखेंगे जो रेवेन्यू रिसीट के थ्रू गवर्नमेंट को मिलता है और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के थ्रू गवर्नमेंट को पेमेंट मेक करने पड़ते हैं। ये सब कुछ हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पर। फिर दूसरा है कैपिटल बजट एंड कैपिटल रिसीट, ये इसमें आ जाएगा। इसमें कैपिटल नेचर का जितने भी रिसीट है वो सब यहां पर देखने को मिलेगा। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रेवेन्यू बजट क्या है, तो रेवेन्यू बजट का मतलब है एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू receipts and revenue expenditure, ठीक है। ये दोनों सिमिलर। कैपिटल बजट में क्या हम लिखेंगे, ये भी क्या है, एक एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। इन दोनों में हम ये चीज लिखेंगे। अब हम सबसे देखेंगे फिर से फर्दर, हम इस हिसाब से बजट को दो पार्ट में हम रिसीट वाले को एक साइड कर लेंगे और एक्सपेंडिचर वाले को। तो अगर हम बजट रिसीट को एक साइड लिखते हैं तो उसमें कौन कौन सा आ जाएगा, एक आ जाएगा रेवेन्यू रिसीट और एक आ जाएगा कैपिटल रिसीट। इन दोनों को एक साइड लिख सकते हैं। एक्सपेंडिचर वाले में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये दोनों एक साइड आ सकता है। तो इसलिए हम कंपोनेंट्स ऑफ बजट को क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। इसलिए हम बजट को क्लासिफाई करेंगे दो पार्ट में, है ना। एक कौन सा, बजट रिसीट, और दूसरा कौन सा, बजट पेमेंट। अच्छा पहले ये लिख लिए, है ना, इसको हटा देता हूं, ऊपर ही लिखता हूं। ये लिख लिए, ये दोनों हो गया। इसको अभी मत लिखना नीचे, इसको ऊपर लिखेंगे, है ना। तुम लोग लिख सकते हो, ये हटा दें, ओके। तो अब यहां पर हम देखेंगे कि जो बजट, बेसिकली जो बजट है, इसको हम कितने पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, है ना। दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन से, एक बजट रिसीट, एक होगा बजट रिसीट्स और एक होगा बजट एक्सपेंडिचर। अब जितने भी एक्सपेंडिचर है वो आ जाएगा इस साइड
और जितने भी रिसीट है वो आ जाएगा इस तरफ। ठीक है, तो बजट रिसीट, तो बजट रिसीट में कितने टाइप्स के रिसीट आएंगे? 2 टाइप्स के रिसीट आएंगे, है ना। कौन कौन से? एक तो आएगा रेवेन्यू रिसीट, एक कौन सा रिसीट्स आया? रेवेन्यू रिसीट्स। और दूसरा आएगा कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, एक कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, अब दूसरा है बजट एक्सपेंडिचर, तो इसमें भी यही 2 चीज। कौन कौन से? एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये अब 4 कैटेगरी में डिवाइड हो गया, है ना। एक्सपेंडिचर वाले एक तरफ और रिसीट वाले एक तरफ। ठीक है, अब देखो जो रेवेन्यू रिसीट होता है, देखो रेवेन्यू रिसीट जो होता है ना, बेसिकली वो ऐसा रिसीट होता है, वैसे देखो जनरली अगर हम किसी को पैसा देते हैं तो 2 चीज क्रिएट होता है ना। एक ऐसा चीज जिसमें वो हमें पैसों के बदले में क्या दे रहा है? एसेट्स दे रहा है, कुछ ना कुछ दे रहा है। दूसरा कि अगर हम किसी को पेमेंट या पैसा दे रहे हैं, है ना, तो वो उसके लिए लायबिलिटी होगा, या तो वो हम मेरे से या हमसे लोन ले रहा है, या फिर पैसा जो मैं दे रहा हूं उसके बदले में वो कोई एसेट दे रहा है। ऐसे तो फ्री में पैसा किसी को दे नहीं दूंगा, है ना। तो गवर्नमेंट सॉरी, गवर्नमेंट ऐसे ही रेवेन्यू रिसीट से गवर्नमेंट के पास जो कुछ भी पैसा आता है वो ना तो गवर्नमेंट के लिए कोई लायबिलिटी क्रिएट करता है और ना ही गवर्नमेंट लेवल होता है कोई चीज आपको आउट ऑफ दैट पेमेंट देने के लिए, है ना। तो रेवेन्यू रिसीट एक ऐसा रिसीट है जो ना तो गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी क्रिएट करता है और ना ही गवर्नमेंट की एसेट को रिड्यूस करता है। ठीक है, यानी जैसे ही हम रेवेन्यू रिसीट से जो भी पैसा हम गवर्नमेंट को देते हैं, है ना, रेवेन्यू रिसीट से जो भी पैसा हम गवर्नमेंट को देते हैं वो गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी नहीं होता। दूसरा कि गवर्नमेंट का एसेट इससे डिक्रीज नहीं होगा, है ना। तो अभी हम डेफिनेशन में ये सारी बातें लिखेंगे। तो इसमें ऐसा कौन सा रिसीट है? तो इसमें है एक टैक्स रिसीट, एक टैक्स रिसीट्स और दूसरा नॉन टैक्स रिसीट्स। इन दोनों के थ्रू जो भी पैसा गवर्नमेंट के पास आता है वो गवर्नमेंट के लिए ना तो लायबिलिटी क्रिएट करता और ना ही गवर्नमेंट का एसेट रिड्यूस करता। ठीक है, वही कैपिटल रिसीट जो है इसके थ्रू अगर पैसा गवर्नमेंट को मिल रहा है तो या तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट हो रही है या तो गवर्नमेंट का एसेट रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे टैक्स रिसीट यानी रेवेन्यू रिसीट को, है ना। अब यहां पर सबसे पहले आप लोग रेवेन्यू रिसीट का डेफिनेशन लिखेंगे। लिख लो इसको। ठीक है, तो
इस तरीके से बजट रिसीट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, और बजट रिसीट में हम लोग अभी रेवेन्यू रिसीट पढ़ेंगे, फिर हम लोग कैपिटल रिसीट पढ़ेंगे। अब सबसे पहले रेवेन्यू रिसीट का डेफिनेशन लिख लो, है ना, लिखो। रेवेन्यू रिसीट refers to those receipts, revenue receipts refers to those receipts which neither create any liability nor cause any reduction in the asset of the government, nor cause any reduction in the asset of the government. Nor cause any reduction in the asset of the government. तो ये फीचर्स है, मतलब कि रेवेन्यू रिसीट के दो फीचर्स हो सकते हैं। कौन कौन से? आ जाओ रेवेन्यू रिसीट पे। अब इसको पहले एक्सप्लेन करते हैं, है ना, रेवेन्यू रिसीट को। ठीक है, देखो रेवेन्यू रिसीट अब रेवेन्यू रिसीट्स ये जो है, इसमें दो फीचर्स कौन कौन से हैं? तो नाइदर क्रिएट लायबिलिटी फॉर दी गवर्नमेंट, पहला, ठीक है ना, तो ये गवर्नमेंट के लिए, नॉट cause any reduction in the asset of the गवर्नमेंट। दूसरा, ये दो फीचर्स इसके अंदर होगा, यानी ये पैसा पब्लिक से गवर्नमेंट के पास आता है। अब ये कितने फॉर्म में आता है? तो दो फॉर्म में आता है। एक आता है टैक्स के थ्रू और एक आता है नॉन टैक्स से। तो इसको कहेंगे टैक्स रिसीट, इसको कहेंगे नॉन टैक्स रिसीट, है ना। रिसीट का मतलब क्या कि गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है इन सोर्स से, है ना। तो टैक्स, जैसा कि हमें पता है, तो टैक्स रेवेन्यू से क्या आएगा? तो टैक्स से, टैक्स कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के। कौन कौन से? एक होगा डायरेक्ट टैक्स और एक होगा इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स में एक ही टैक्स है भैया, गब्बर सिंह टैक्स, है ना, एक ही टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स हो गया। अब देखो, सबसे पहले समझो टैक्स होता क्या है। टैक्स क्या है? एक कंपलसरी पेमेंट है ना, विच मेड बाय हाउस होल्ड इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन टू द गवर्नमेंट, है ना, जो हाउस होल्ड इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पे की जाती है। किसको? गवर्नमेंट को। किस लिए? एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए, है ना, गवर्नमेंट को पैसे चाहिए ना। तो इनकम टैक्स हो गया, है ना, उसके बाद गिफ्ट टैक्स हो गया, उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, डेथ टैक्स हो गया, और भी टैक्स है बहुत सारे। तो ये सारे के सारे किस में आ जाएगा? डायरेक्ट में। ये इनडायरेक्ट में। अब देखो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी फॉर्म का टैक्स अगर हम पे करते हैं गवर्नमेंट को, तो क्या गवर्नमेंट हमें कुछ इंस्टेंट कुछ देती है? ऐसा कुछ कि आप गवर्नमेंट का ये इंडियन रेलवे का एक डब्बा लेकर के जाओ घर, आपने टैक्स पे किया है, ऐसा कुछ? या गवर्नमेंट ने स्कूटी दी है ना, कि आपने टैक्स पेमेंट किया, ये स्कूटी ले जाओ,
है ना, ऐसा कुछ। क्या फ्यूचर में देने का कुछ वादा किया है कि अभी आप टैक्स करो, टैक्स पे करो, मैं आफ्टर 2 इयर्स आपको उस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगा करके इतना अमाउंट दूंगा, ऐसा कुछ प्रॉमिस किया गवर्नमेंट ने? तो ना तो गवर्नमेंट अभी कुछ दे रही है, यानी गवर्नमेंट का एसेट रिड्यूस नहीं हो रहा है, ना फ्यूचर में देने का किसी भी प्रकार की कोई प्रॉमिस कर रही है गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की लायबिलिटी भी नहीं क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये हो गया। इसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स, है ना, इनडायरेक्ट टैक्स में तो जीएसटी, है ना, तो ये गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स लगेगा इनडायरेक्ट टैक्स, वो हम यहां पे करते हैं। इसके बाद है नॉन टैक्स रिसीट, है ना, तो टैक्स के अलावा भी हम लोग गवर्नमेंट को अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। कैसे पेमेंट करते हैं भाई? तो पेमेंट करते हैं, जैसे गवर्नमेंट के पास टैक्स के अलावा हम लोग भी पेमेंट करते हैं और अदर सोर्स से भी गवर्नमेंट के टैक्स के अलावा और भी पेमेंट आता है। क्या सब आता है? तो सबसे पहला प्रॉफिट एंड डिविडेंड, प्रॉफिट एंड डिविडेंड। अब गवर्नमेंट की कंपनी कहीं पे है तो उससे क्या मिलेगा गवर्नमेंट को? प्रॉफिट। गवर्नमेंट ने कहीं से शेयर वगैरह परचेज कर रखा है तो उससे गवर्नमेंट के पास क्या आएगा? डिविडेंड, है ना। उसके बाद क्या आएगा गवर्नमेंट के पास? प्रॉफिट एंड डिविडेंड हो गया। उसके बाद आएगा लाइसेंस फी, लाइसेंस फी, ठीक है, लाइसेंस फी। लाइसेंस फी के बाद आएगा एस्चीट, ESCHEAT, ठीक है, अभी समझाएंगे क्या होता है एस्चीट, ठीक है। फिर फॉर फीचर्स, फॉर फीचर्स, फॉर फीचर्स का मतलब क्या होता है अभी देखेंगे। इंटरेस्ट फी, फी एंड फाइन, पेनल्टीज वगैरह, है ना, फी एंड फाइन्स। उसके बाद गिफ्ट एंड ग्रांट, गिफ्ट एंड ग्रांट्स, और इसके बाद स्पेशल असेसमेंट, ठीक है, स्पेशल असेसमेंट, ठीक है। ये सारे नॉन टैक्स रिसीट में आते हैं। अब देखो एक एक चीज, प्रॉफिट एंड डिविडेंड मैंने बता दिया, गवर्नमेंट की कोई कंपनी है तो गवर्नमेंट के पास क्या आ रहा है? प्रॉफिट। अगर गवर्नमेंट ने किसी कंपनी का शेयर वगैरह परचेज कर रखा है या गवर्नमेंट का शेयर है किसी कंपनी में, वहां से क्या आएगा? डिविडेंड, है ना। लाइसेंस फी, हम बहुत सारी चीजें ऐसे लेते हैं जहां पर हमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है ना, उसके लिए एक स्पेसिफिक फी हमें जमा करना होता है, तो उसके लिए लाइसेंस फी, ये भी गवर्नमेंट के पास जाता है। क्या ये टैक्स है? नहीं। क्या ये कंपलसरी है? अगर आप लेंगे लाइसेंस तो कंपलसरी, नहीं लेंगे कंपलसरी नहीं है ना। एस्चीट क्या होता है? कोई भी पर्सन अपने प्रॉपर्टी को विदाउट लीगल हेयरिंग का छोड़ करके चला गया, है ना। मान लो किसी की प्रॉपर्टी था नोएडा के अंदर और उसने विदाउट लीगल हेयर का छोड़ करके चला गया, अब वो नहीं आ रहा है, तो गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को क्या कर लेगी? डिटेन करके, और उसके बाद उस प्रॉपर्टी से पैसे अर्न करेगी, जिसको एस्चीट कहा जाता है, ठीक है। फॉर फीचर्स, आपने कुछ गवर्नमेंट को किसी चीज के ऊपर कुछ पेनल्टीज वगैरह कोई प्रॉपर्टी के ऊपर किसी एसेट के ऊपर आपको भरने थे, आपने भरा नहीं, गवर्नमेंट ने उसको फॉरफिट कर लिया, कब्जे में ले लिया। इंटरेस्ट, गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया, है ना, या दूसरे गवर्नमेंट को, वहां से उसे क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। फी एंड फाइन, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन या कहीं पर भी जाते हैं, थोड़ा बहुत हमें फी पे करना पड़ता है। फाइन्स वगैरह, हेलमेट नहीं लगाया, शूज नहीं पहना, लाइसेंस नहीं है ना, तो आपको फाइन वगैरह, कुछ भी गलत काम इलीगल अगर आपने किया, है ना। गिफ्ट एंड ग्रांट्स, गवर्नमेंट को ये भी बहुत मिलता रहता है ना, किसी ने गिफ्ट दिया, जैसे मोदी जी जापान गए और जापान का सबसे जो वहां का सबसे टॉप का अवार्ड है वो उन्हें मिला, है ना। अमेरिका गए, वहां कुछ मिला, तो वो गिफ्ट्स एंड गिफ्ट्स में आ जाएगा। ये गिफ्ट्स मोदी जी का नहीं है ना, ये बात ध्यान में रखना है,
ये गिफ्ट किसका है? पूरे कंट्री का। उसके बाद ग्रांट्स वगैरह, किसी दूसरे कंट्री ने हमें ग्रांट्स वगैरह डोनेशन वगैरह दिया तो वो सब भी। स्पेशल असेसमेंट क्या होता है? आपकी प्रॉपर्टी के बगल में गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, तो गवर्नमेंट का देखो मैंने ऐसा किया तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, तो लाओ पैसे लाओ, है ना। जैसे मान लो कि एक खेत है और खेत के बगल से गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट पास कर दिया। अब जैसे ही नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट पास हुआ, इस खेत की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ती चली गई, है ना। तो गवर्नमेंट ने कहा देखो इस पर मैं एक स्पेशल चार्ज करूंगा, ठीक है, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू गवर्नमेंट के एक्टिविटी की वजह से क्या हो गई? बढ़ गई, तो उसे क्या कहेंगे? स्पेशल असेसमेंट। तो टैक्स से कितने टाइप से आएगा? टैक्स से पैसा आएगा, नॉन इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स से, फिर नॉन टैक्स में इतने सारी चीजों से पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास। ये इंटायर चीजें क्या है? रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। यही सब क्या कहलाएगा? रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। क्लियर हो गया? रेवेन्यू रिसीट क्लियर है ना। अब देखो डायरेक्ट टैक्स सिस्टम जो है ये प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव हो सकता है ना। प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? देखो तुमसे कोई पूछे कि प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है ना। तो प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? आपके इनकम के साथ साथ, आपका इनकम इंक्रीज हो रहा है, उसके साथ साथ टैक्स रेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है। और आपका इनकम कितना भी हो, टैक्स रेट क्या है? फिक्स्ड है, इसको कहेंगे रिग्रेसिव टैक्स, है ना। एक और होता है प्रोपोर्शनेट, है ना। तो प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव में क्या है? इंडिया में कौन सा टैक्स प्रोग्रेसिव है या रिग्रेसिव है? तो इंडिया में दोनों है। इनकम टैक्स में इंडिया के अंदर दोनों है। एक इनकम तक प्रोग्रेसिव है, जैसे इनकम अगर 8 लाख 7 लाख से ऊपर जा रहा है तो ये इनकम भी बढ़ता जा रहा है, टैक्स रेट भी बढ़ता जा रहा है। फिर हम एक दफा देखते हैं कि 30 लाख पर सपोज कंसीडर करो, है ना, 30 लाख पर अचानक 30% लगा दिया और कहा कि इससे ऊपर जितना भी होगा अमाउंट उस सब पे 30%। तो यहां तक क्या था? प्रोग्रेसिव, और इसके बाद क्या हो गया? रिग्रेसिव, ठीक है। जब एक ही टैक्स अमाउंट हो, एक ही टैक्स परसेंटेज हो और वो ही किसी भी अमाउंट पे लागू हो रहा है तो उसे हम कहेंगे रिग्रेसिव। और जब इनकम के साथ साथ आपका इंक्रीज हो रहा हो तो उसे कहेंगे प्रोग्रेसिव, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह हो ही गया। इनडायरेक्ट टैक्स 2017 में, है ना। और इनडायरेक्ट टैक्स का और क्या यूज है? इनडायरेक्ट टैक्स को किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने और किसी प्रोडक्ट को डिमोट करने के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे देखो खादी के कपड़े को प्रमोट करना है तो इनडायरेक्ट टैक्स उस पर कम लगेगा। और जितने भी नारकोटिक्स आइटम्स है, जैसे सिगरेट हो गया, टोबैको प्रोडक्ट हो गया, ये बीडी ईडी, ये सब जितने सारे हैं अल्कोहलिक प्रोडक्ट है, इन सब पे सरकार ने खूब भर भर के टैक्स लगा दिया, है ना। तो इससे क्या हुआ कि ये डिस्करेज होगा, है ना। तो इससे इनकरेज और डिस्करेज भी हम कर सकते हैं। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स में बेसिकली बर्डन शिफ्ट होता है ना, यानी इंपोज किसी और पे होता है और लगता किसी और को, पेड कोई और कर रहा है। और डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? जिस पे लग रहा है उसी को पे करना है। ऐसे मेरे इनकम पे टैक्स लगा तो मैं अपने इनकम से ही पेमेंट करूंगा, है ना। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे भाई का इनकम इतना है इस पे लगा दो, है ना। अगर मेरे इनकम पे टैक्स लग रहा है, मेरा इनकम लेवल है टैक्स के लिए, तो वो मतलब मैं ही पे करूंगा। तो इसमें बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते आप किसी और पे। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? ये डायरेक्ट हिट होता है। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? जिसको थप्पड़ मारा चोट उसी को लगी, है ना। अब चोट जिसको लगी उसी को दर्द होगा, रोएगा कौन? वही
तो सरकार ने जिसके इनकम पे टैक्स लगाया मतलब थप्पड़ मारा, और अपने इनकम में से किसी को ऐसे फालतू में पैसे दे दो जो रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो कितना दुख होता है, अंतरात्मा से लोग रोते हैं, है ना, सरकार को टैक्स दे दिया, ये दे दिया। तो ये डायरेक्ट हिट है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट हिट है, थप्पड़ किसी और पे पड़ता है, चोट किसी और को लगता है। थप्पड़ किसको मारा गया? मैन्युफैक्चरर को, और मैन्युफैक्चरर ने वो थप्पड़ ट्रांसफर कर दिया और ज्यादा स्ट्रॉन्ग थप्पड़ बना करके किसको? डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर ने और ज्यादा उस थप्पड़ को स्ट्रॉन्ग बनाया और ट्रांसफर कर दिया होलसेलर को। होलसेलर ने और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया और ट्रांसफर कर दिया रिटेलर को, और रिटेलर ने बहुत सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना करके ट्रांसफर कर दिया कस्टमर को। तो थप्पड़ किसने खाया था? मैन्युफैक्चरर ने। और दर्द और रोना किसको आ रहा है? कस्टमर को। क्या वो किसी को शिफ्ट किया? नहीं, है ना। तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है, ये वाली कहानी है ना, कि चोट किसी और को लगा और दर्द किसी और को हो रहा है। भाई भाई में अक्सर ये होता है, यहाँ तो भाई भाई में अक्सर ऐसा नहीं होता है ना। चोट लगी तो डायरेक्ट हिट, उसी को रोना है, ठीक है। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में आपने देखा क्या क्या है, ये सब मैंने बता दिया। प्रॉफिट एंड डिविडेंड है, लाइसेंस फी हो गया, हम कुछ भी लेते हैं अगर वो उस पर लाइसेंस इंपोज है ना। तो जैसे हमने वाइन शॉप ओपन करना है, लाइसेंस लगेगा। हम मोटर व्हीकल वगैरह ऑन करते हैं, चलाते हैं, लाइसेंस लगेगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वो करते हैं तो उसमें भी लाइसेंस लगता है। इन सब के लिए हमें गवर्नमेंट को एक फी देना पड़ता है एक टाइम के बाद, है ना। उसके बाद एस्टेट मैंने बताया, विदाउट लीगल हेयर कोई अपनी प्रॉपर्टी को लेफ्ट कर दिया, छोड़ करके चला गया, तो गवर्नमेंट ऐसे प्रॉपर्टी को इसे ऐसे कहते हैं नो होल्ड हो गया, है ना। अब ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के ने रिटेन कर लिया। फॉर फीचर्स में गवर्नमेंट ने किसी प्रॉपर्टी के ऊपर पेनल्टीज वगैरह लगाया, उस पेनल्टीज को आपने पे नहीं किया, गवर्नमेंट ने पूरी प्रॉपर्टी ही जब्त कर लिया। इंटरेस्ट, गवर्नमेंट ने लोन दिया तो उस पर इंटरेस्ट मिला, ठीक है। फी एंड फाइन, गवर्नमेंट ऑफिस में आप जाओ काम करवाने के लिए, उसका एक नॉमिनल चार्ज होता है। हॉस्पिटल में भी जाओ, 1 रुपये 2 रुपये का कार्ड बनता है या नहीं बनता? 2 रुपये का कार्ड बनता है 39 वाले में, अब एक तो शायद 41 में शिफ्ट हो गया, है ना। जहां भी शिफ्ट हुआ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतने का कार्ड आपको बनाना पड़ेगा, तो वो फी हो गया। फिर किसी भी पुलिस स्टेशन जाओ FIR दर्ज करवाने, वहां भी आपको फी लगेगा। फिर फाइन्स वगैरह ये सब, है ना, गवर्नमेंट ने आपके ऊपर फाइन लगाया, हेलमेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो गिफ्ट एंड ग्रांट्स, गवर्नमेंट को कहीं से गिफ्ट मिला, मोदी जी दुनिया भर में घूमते रहते हैं, गिफ्ट बटोरते रहते हैं, है ना, खूब गिफ्ट मिलता है, लोकप्रियता इतनी है ना, अच्छी बात है। तो गिफ्ट जो उनको मिल रहा है वो भी गवर्नमेंट के फंड में जाएगा। और ग्रांट तो कई एक बार क्या होता है कि उस गिफ्ट को कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे गिफ्ट हो जाते हैं तो सेल भी कर देता है। पाकिस्तान में तो इमरान खान को गिफ्ट मिला, वो सारा गिफ्ट भी बेच करके और खुद ही पैसा रख लिया, उसी का तो केस उस पर चला, तो वो जेल में है ना, कि सारा गिफ्ट बेच लिया इसने, है ना। सोचो, इतने सारे गिफ्ट मिले, सब बेच करके पैसा रख लिया, ठीक है। ग्रांट्स वगैरह कहीं से हमें मिल रहा है, ग्रांट्स डोनेशन ये सब मिल रहा है, तो सब ये सब स्पेशल असेसमेंट, प्रॉपर्टी के अगल बगल कुछ गवर्नमेंट ने ऐसा काम किया तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, तो गवर्नमेंट ने कहा मैं एक्स्ट्रा चार्ज लगाऊंगा, ठीक है। तो ये सब आपका नॉन टैक्स रिसीट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कैपिटल रिसीट। तो रेवेन्यू रिसीट क्लियर है। अब देखो एक बार शॉर्ट में देख लो, रेवेन्यू रिसीट क्या होता है। रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट होता है जो ना तो गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी क्रिएट करता, ना ही गवर्नमेंट की एसेट को रिड्यूस करता है। रेवेन्यू रिसीट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, कौन कौन से, एक टैक्स रिसीट, एक नॉन टैक्स रिसीट। टैक्स रिसीट में कितने पार्ट हैं? दो पार्ट, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या, इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, डेथ टैक्स, ये सब जितने भी आते हैं सब। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी बाबा जिंदाबाद, है ना, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, एक्साइज ड्यूटी वगैरह ये सब कुछ। नॉन टैक्स में आ जाता है प्रॉफिट एंड डिविडेंड, लाइसेंस, एस्टेट, फॉरफीचर्स, इंटरेस्ट, फी एंड फाइन्स, गिफ्ट एंड ग्रांट्स, स्पेशल असेसमेंट, ठीक है। ये सब के सब रेवेन्यू रिसीट है। इसमें ये गवर्नमेंट का मेन रिसीट होता है ना। तो ये रेवेन्यू रिसीट है। अब हम लोग आ जाते हैं कैपिटल रिसीट पे। यहां तक किसी को किसी भी प्रकार का दिक्कत है ना?
आरती दिक्कत है? अच्छा, वही तो मैं पूछने वाला था कि समझ में तो नहीं आया। अच्छा, आ क्या नहीं आना चाहिए था, है ना। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर 100% थोड़ी ट्रीटमेंट करके भेजता है कि जाओ आज के बाद आप अमर हो गए। कुछ ना कुछ बीमारी छोड़ेगा जब तो उसका घर चलेगा, है ना। अब देखो कैपिटल रिसीट तो कैपिटल रिसीट के बारे में अब हम लोग समझेंगे। कैपिटल रिसीट, अब देखो रेवेन्यू रिसीट ना तो गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी क्रिएट करता था और ना ही गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट की एसेट को रिड्यूस करता था, ठीक है। यहां पर ठीक उसका उल्टा है। यहां पर क्या है, आइदर क्रिएट लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट और cause a reduction in the asset of the government, है ना। तो या तो इसमें क्या होगा, रेवेन्यू कैपिटल रिसीट में देखो कितने कंपोनेंट्स हैं, कैपिटल रिसीट में कंपोनेंट्स हैं टोटल 3, है ना। कितने कंपोनेंट्स होंगे, टोटल 3। कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहला बोरोइंग्स, मतलब गवर्नमेंट जो लोन ले रही है, लोन किससे, पब्लिक से, है ना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, आरबीआई से। गवर्नमेंट लोन का बोरोड करेगी फंड किस किस से, पब्लिक से, आरबीआई से और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सब, ठीक है। दूसरा होगा रिकवरी ऑफ लोन्स, है ना। दूसरा है रिकवरी ऑफ लोन्स और तीसरा है आपका अदर रिसीट, अदर रिसीट्स। इन तीनों से ही गवर्नमेंट के लिए या तो लायबिलिटी क्रिएट होगा या फिर गवर्नमेंट का एसेट रिड्यूस हो जाएगा। तीनों से कैसे होगा ये देखेंगे। तो देखो बोरोइंग, अब गवर्नमेंट ने पब्लिक से बोरोड किया फंड, ठीक है, या आरबीआई से लिया या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लिया, किसी से भी लिया, तो गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट को फ्यूचर में ये लौटाना है या नहीं लौटाना है, रिइंबर्समेंट करना है ना। इसका मतलब कि गवर्नमेंट के लिए ये क्या हो गया, लायबिलिटी। यहां पर देखो रिकवरी ऑफ लोन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को क्या दिया, लोन दिया, कहा भैया लो, है ना। कई प्रकार के लोन देती स्टेट गवर्नमेंट को या यूनियन टेरिटरीज को, ठीक है। तो जब ये रिकवरी ऑफ लोन होता है उस टाइम पे क्या होता है कि गवर्नमेंट का एसेट रिड्यूस होता है, ठीक है। उसके बाद अदर रिसीट में हम क्या देखेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट ने अपने क्या कहते हैं जितने भी पीएसयूज हैं, है ना, अब देखो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, जितने भी पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी जितने भी पब्लिक सेक्टर में परफॉर्म कर रहे एंटरप्राइजेज हैं, उसमें से कुछ एंटरप्राइजेज का सेलेक्टिव फॉर्म में क्या किया, गवर्नमेंट ने शेयर वगैरह बेच दिया प्राइवेट सेक्टर को, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट। अब इससे अगर बेच दिया गवर्नमेंट ने तो इससे गवर्नमेंट का एसेट क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो इसमें लायबिलिटी, इसमें क्या क्रिएट होगा, लायबिलिटी क्रिएट होगा, इसमें क्या, एसेट रिड्यूस होगा, एसेट रिड्यूस होगा और इसमें भी एसेट रिड्यूस होगा,
ठीक है। तो या तो गवर्नमेंट के लिए ये रिसीट लायबिलिटी क्रिएट करेगा और या फिर गवर्नमेंट की एसेट को रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह तो अब अदर रिसीट में क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट देखो सिंपल, कई सारे पीएसयूज होते हैं, गवर्नमेंट उसका इक्विटी शेयर होल्ड करता है। इक्विटी शेयर में हमें पता है अगर इक्विटी शेयर हम होल्ड करते हैं तो ओनरशिप राइट्स होता है हमारे पास, है ना। तो अब सपोज कि गवर्नमेंट ने उस इक्विटी शेयर का कुछ पार्ट पब्लिक में सेल कर दिया, प्राइवेट सेक्टर को, या फिर होल पार्ट सेल कर दिया। ऐसे स्थिति में अगर गवर्नमेंट ने इक्विटी शेयर को सेल कर दिया तो वो क्या कहलाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट अगर अपनी कंपनी का इक्विटी शेयर सेल कर दिया, चाहे पार्शियली सेल किया या फुली सेल किया, उसको क्या कहेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट। सिंपल समझो, है ना। तो ये आपका हो गया। उसके बाद स्मॉल सेविंग के थ्रू अदर रिसीट में और क्या आएगा, स्मॉल सेविंग, जैसे एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। स्मॉल सेविंग क्या होता है, मान लो गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स वगैरह जनरल पब्लिक को बेचा, कहा कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप तुरंत पैसा सेव कीजिए पोस्ट ऑफिस में, वो सारा पैसा किसके पास चला जाएगा, गवर्नमेंट के पास। तो रिसीट तो गया, लेकिन वो गवर्नमेंट के लिए क्या करेगा, गवर्नमेंट के लिए उस टाइम पे वो क्या कर देगा, लायबिलिटी भी क्रिएट करेगा, है ना। क्योंकि गवर्नमेंट का बॉन्ड्स जो है ना, वो किसके पास आ गया, पब्लिक के पास। जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, है ना, पोस्ट ऑफिस में जाओगे कहोगे एनएससी वगैरह किसान विकास पत्र दीजिए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, है ना। तो अगर वो सेलेबल है तो वो आपको पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड कर देगा इसके थ्रू। तो ये स्मॉल सेविंग डिसइन्वेस्टमेंट ये किस में आएगा, अदर रिसीट में। तो देखो कैपिटल रिसीट में क्या आया, बोरोइंग्स। बोरोइंग्स में पब्लिक से गवर्नमेंट ने लिया, आरबीआई से लिया और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। तो क्या क्रिएट हुआ गवर्नमेंट के लिए, इसे तो फ्यूचर में लौटाना है, तो लायबिलिटी क्रिएट हुआ। रिकवरी ऑफ लोन्स, गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरीज को लोन दिया, जब वो लोन रिकवर होता है तो गवर्नमेंट का एसेट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, इसे कहेंगे। और अदर रिसीट में डिसइन्वेस्टमेंट, और दूसरा आएगा स्मॉल सेविंग। स्मॉल सेविंग, है ना। स्मॉल सेविंग क्या, लोग पब्लिक जो पैसा इन्वेस्ट करता है, किसमें, पब्लिक अपना पैसा इन्वेस्ट करता है किसमें, एनएससी में, नेशनल किसान विकास पत्र, है ना, राष्ट्रीय किसान विकास पत्र में। ये सब बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटी बॉन्ड्स हैं। अब इसमें हमने पैसे लगाया ना, तो ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स को हमने खरीदा, है ना। तो गवर्नमेंट, तो अभी तो पैसा गवर्नमेंट के पास चला गया ना हमारा वाला, लेकिन बाद में उसे रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल रिसीट। क्लियर है कैपिटल रिसीट, है ना, कैपिटल रिसीट क्लियर है। तो ये आपका कैपिटल रिसीट था, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट दोनों आपका क्लियर हो गया, ठीक है। कैपिटल रिसीट को एक बार शॉर्ट में देखो, कैपिटल रिसीट आर दोज रिसीट, ये वो रिसीट होता है जो आइदर क्रिएट्स लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट और कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। तो कैपिटल रिसीट को अगर हमें डिफाइन करना है तो सिंपल कहना है, कैपिटल रिसीट रेफर्स टू दोज रिसीट विच आइदर क्रिएट लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, या तो गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी क्रिएट करेगा, और कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, या तो गवर्नमेंट की एसेट को रिड्यूस करेगा। इन दोनों में से कोई एक काम करेगा। तो बोरोइंग्स अगर गवर्नमेंट ले रही है, ये कैपिटल रिसीट है, ये लायबिलिटी गवर्नमेंट के लिए क्रिएट कर रहा है, तो पहला वाला पॉइंट सेटिस्फाई हुआ। दूसरा, रिकवरी ऑफ लोन्स में एसेट रिड्यूस हो रहा है, दूसरा वाला सेटिस्फाई हुआ। तीसरा, एसेट रिड्यूस हो रहा है, दूसरा वाला सेटिस्फाई हो गया, है ना। तो कैपिटल रिसीट के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, या तो अपनी एसेट को सेल कर देती है, उससे पैसा गवर्नमेंट के पास आ जाता है, या फिर सपोज कि इंडियन रेलवे को गवर्नमेंट ने प्राइवेट हाथों बेच दिया, तो गवर्नमेंट के पास क्या आया, रिसीट आया या नहीं आया, पैसे आए या नहीं आए, आया पैसा, है ना। लेकिन गवर्नमेंट का एसेट भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, क्योंकि अब इंडियन रेलवे गवर्नमेंट के पास नहीं रहा। तो ये टोटल था ऑल अबाउट बजट रिसीट, है ना। ये क्लियर है बजट रिसीट। अब हम लोग पढ़ेंगे बजट एक्सपेंडिचर, है ना। तो बजट रिसीट आपका क्लियर हो गया।
बजट रिसीट में हम लोगों ने देखा कितने टाइप्स के रिसीट होंगे, 2 रिसीट। एक बार स्टार्टिंग से फिर से मैं बोल देता हूं। कंपोनेंट्स ऑफ बजट में हमने देखा एक होता है बजट रिसीट, एक होता है बजट एक्सपेंडिचर या पेमेंट। ठीक है, बजट रिसीट में 2 कंपोनेंट्स था, रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट रेफर्स टू दोज रिसीट व्हिच neither create any types of liability for the government nor cause a reduction in the asset of the government। कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट के कितने पार्ट, टैक्स रिसीट, नॉन टैक्स रिसीट। टैक्स रिसीट में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, नॉन टैक्स रिसीट में वो 4 5 6 जो कुछ भी पॉइंट लिखवाया मैंने वो सब, है ना। अब आ जाओ कैपिटल रिसीट पे। तो कैपिटल से रिसीट से जो पैसा गवर्नमेंट के पास आता है, कैपिटल रिसीट का क्या है, रिसीट दोज रिसीट which either creates liability for the government or cause a reduction in the asset of the government, है ना। ये हो गया। उसके बाद इसमें 3 कंपोनेंट्स होंगे, कौन कौन से, बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन्स, अदर रिसीट। बोरोइंग्स फ्रॉम पब्लिक, आरबीआई और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस व्हिच क्रिएट लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, है ना। रिकवरी ऑफ लोन्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड और ग्रांट्स लोन्स टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो रिकवरी के टाइम में इसका एसेट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अदर रिसीट में 2 चीजें हमने देखा, डिसइन्वेस्टमेंट व्हेन गवर्नमेंट सेल देयर इक्विटी शेयर ऑफ देयर एंटरप्राइजेस, है ना, टू द प्राइवेट सेक्टर, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट। ऐसे में गवर्नमेंट का एसेट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। स्मॉल सेविंग्स, गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स को, जैसे किसान विकास पत्र हो गया नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, इसको पब्लिक में क्या कर रहा है, क्या कर रही है गवर्नमेंट, सेल कर दिया। तो पब्लिक में सेल कर दिया तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी क्रिएट होगा इन फ्यूचर, है ना। तो ये ऑल अबाउट था किसके बारे में, बजट रिसीट के बारे में। अब आ जाओ बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है, बजट एक्सपेंडिचर कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट में बजट रिसीट हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देख रहे हैं बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर, कोई कहेगा व्हाट इज बजट एक्सपेंडिचर, तो क्या होगा, इट इज एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसा हम कह सकते हैं। बजट एक्सपेंडिचर में भी जैसे उसमें रिसीट 2 सोर्स से, रिसीविंग कितने सोर्स से हुआ, 2 सोर्स से, रेवेन्यू एंड कैपिटल से। तो बजट एक्सपेंडिचर भी 2 सोर्स से होगा। एक्सपेंडिचर भी कितने सोर्स से होगा, 2 सोर्स से। एक होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा कौन सा होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखो, क्या रेवेन्यू रिसीट ने गवर्नमेंट के लिए एसेट क्रिएट किया, एसेट रिड्यूस गवर्नमेंट का किया था, नहीं। क्या गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी क्रिएट किया था, नहीं। तो रेवेन्यू रिसीट गवर्नमेंट से कहता है कि अगर मैं आपके लिए लायबिलिटी नहीं क्रिएट करा तो आपकी लायबिलिटी को मैं रिड्यूस क्यों करूं। अब जैसे मैंने कहा था ना कि किसी को अगर हम पैसे देते हैं तो उसके लिए ये रिसीट है, या किसी से अगर हमने पैसे लिए तो मेरे लिए क्या है, रिसीट है। साथ में वो या तो हमारे लिए लायबिलिटी होता है या फिर हमारे लिए एसेट का रिडक्शन होगा। मान लो कि मैंने किसी व्यक्ति को कहा कि आप मुझे 10,000 रुपये दीजिए, तो 2 काम हो सकता है, या तो मैं उससे लोन ले रहा हूं कि मैं आपको इन फ्यूचर लौटाऊंगा, तो मेरे लिए क्या क्रिएट हुआ, लायबिलिटी, या मैं 10,000 का कोई सामान उसे दे रहा, है ना, तो मेरा एसेट क्या हो गया, रिड्यूस। ऐसा कौन से रिसीट में था, ऐसा इस वाले रिसीट में था, है ना। लेकिन ये जनरल रिसीट की बात कर रहा हूं, है ना, जैसा आम पर्सन, कोई जनरल पर्सन के केस में बता रहा हूं। अब ये एक ऐसा रिसीट था, रिसीट वाले में देखो जो पहले, इससे पहले हमने पढ़ा है, ये एक ऐसा रिसीट था जो ना तो गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी क्रिएट करता था, ना ही गवर्नमेंट के एसेट को रिड्यूस करता था। अब ये देखो, अब जब हम, ये तो रिसीट की बात रही, अब हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं,
खर्चा कर रहे हैं, तो खर्चे में दो काम होगा, या तो हमारा एसेट इंक्रीज होगा या हमारी लायबिलिटी डिक्रीज होगा। या तो हम पैसों से किसी का लोन लिया था वो हम बेयर कर रहे हैं, या फिर हम कुछ खरीद रहे हैं, दो चीजें। अब ये कह रहा है गवर्नमेंट से कि देखो भैया, मैंने आपके लिए क्या आपका लायबिलिटी इंक्रीज किया था जब मैं आपके पास आया? गवर्नमेंट कहता है नहीं। रिसीट के फॉर्म में जब रेवेन्यू आया था तो क्या गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी क्रिएट हुआ था? नहीं। क्या गवर्नमेंट का एसेट रिड्यूस हुआ था? नहीं। तो जब ये एक्सपेंडिचर के फॉर्म में गवर्नमेंट के पास से जा रहा है तो क्या ये गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी को रिड्यूस करेगा? रिड्यूस करेगा किसको? लायबिलिटी को? बिल्कुल नहीं। क्या गवर्नमेंट के लिए एसेट क्रिएट करेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये पैसा जिस सोर्स से आया है ना, जिसके पास से आया है, ये पैसा वैसा ही उसी के ऊपर खर्चा होगा। तो किस प्रकार के खर्चे होंगे? तो पब्लिक एक्सपेंडिचर, है ना। ये सारा पैसा किस पे खर्च होगा? पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसको अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन इस वाले एक्सपेंडिचर में देखो, जब इसका रिसीट आया था तो गवर्नमेंट का एसेट क्या हुआ था? कम हो गया था, और लायबिलिटी क्या हुई थी? बढ़ गई थी। दोनों हुआ था। अब हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो या तो एसेट बढ़ेगा या लायबिलिटी घटेगी। ठीक है, ये दोनों फीचर्स। तो सबसे पहले हम लोग रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए। ठीक है, लिखो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू दोज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर refers to those expenditure of the government which neither creates any asset for the government, neither creates any asset for the government, nor causes a reduction in the liability, nor causes the reduction in the liability of the government. क्या? रिडक्शन इन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे तो इसके भी दो फीचर्स हैं। ना तो ये गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी को रिड्यूस करेगा, ना ही गवर्नमेंट के लिए एसेट क्रिएट करेगा। तो जनरली ये क्या है? तो ये है गवर्नमेंट के नॉर्मल फंक्शनिंग के ऊपर जो भी पैसा खर्च होता है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन रन करने पर पैसा खर्च होना, जैसे पब्लिक को पीडीएस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन करने पर जो पैसा खर्च हो रहा है, ओल्ड एज पेंशन में जो पैसा खर्च हो रहा है, गवर्नमेंट स्टाफ को जो सैलरी मिल रही है उस पे जो पैसा खर्च हो रहा है, एजुकेशन पर जो पैसा खर्च हो रहा है ना, इन सभी चीजों के ऊपर जो पैसा नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट पे जो भी पैसा खर्च हो रहा है वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से खर्च होगा। ये रेकरिंग इन नेचर का होता है, ये डेली बेसिस पर क्या होता है, ये खर्चे, ऐसे खर्चे गवर्नमेंट के सामने आते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद तो ये चीजें हैं इसमें। तो इसमें क्या सब आता है, जैसे सपोज कि जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट को जो भी सैलरी वगैरह मिलता है वो यहां से मिलेगा। ठीक है, स्कूल में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कुछ किया गया वो सब के सब यहां से मिलेगा। दिल्ली मेट्रो में जितने भी स्टाफ हैं उनकी सैलरी कहां से मिलेगी, यहां से मिलेगा। लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम किस फंड से होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर से। कोई एसेट क्रिएशन, अब कंस्ट्रक्शन, तो दिल्ली मेट्रो का कंस्ट्रक्शन हुआ, ब्रिज बना, ये क्या है, गवर्नमेंट का एसेट है, तो इसका क्रिएशन कहां से होगा, यहां से।
बट उसके स्टाफ की सैलरी, उसमें डेली में जो खर्चा आ रहा है ना, साफ सफाई पे, मेंटेनेंस के ऊपर, वो सब इधर से जाएगा। डिफेंस में जितने भी डिफेंस स्टाफ हैं उनकी सैलरी कहां से जाएगी? इधर से जाएगी। लेकिन डिफेंस इक्विपमेंट कहां से खरीदा जाएगा? इधर से खरीदा जाएगा, है ना। फिर गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया है बाहर से, उसका इंटरेस्ट कहां से जाएगा? इधर से जाएगा। बट मेन प्रिंसिपल अमाउंट कहां से जाएगा? इधर से जाएगा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर कवर किया जाता है, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट को, ठीक है, सॉरी, यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट्स एंड डोनेशन या यूटीज को ग्रांट्स एंड डोनेशन प्रोवाइड करते, वो भी यहीं से जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें किसमें? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर कवर होता है। तो अगले क्लास में हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर देखेंगे, है ना। आज के सेगमेंट में इतना ही।